नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जो बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान या मनोविज्ञान आप कह सकते हो। इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अधिगम। अधिगम के अंतर्गत जब हम अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ते हैं तो एक प्रमुख सिद्धांत है। इससे पहले हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा था। थॉर्नडाइक का जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत था, थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ा और थॉर्नडाइक के 3 प्रमुख नियमों और 5 गौड़ नियमों पर हमने चर्चा की थी। 3 प्रमुख नियमों में जिसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम था, और गौड़ नियमों में जिसमें आंशिक क्रिया का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति या वृत्ति का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम और सदस्यीकरण का नियम, ये 5 गौड़ नियमों को हमने पढ़ा था। और थॉर्नडाइक के बाद जो एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक की जिसकी हम चर्चा करते हैं वो आते हैं, तो वो पावलोव आते हैं। आईपी पावलोव जिनका पूरा नाम होता है। पावलोव के सिद्धांत की आज हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। पावलोव का सिद्धांत क्या था? पावलोव का जो सिद्धांत था उसका प्रमुख नाम था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत को हम और कई नामों से भी जानते हैं, जिसमें आप कह सकते हो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, या अधिगम का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा था? वो यही था। तो इसको कई नामों से हम जानते हैं। इसमें शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसका प्रमुख नाम था। इसको क्लासिकल कंडीशन थ्योरी जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ इसको प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत पावलोवियन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसको अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं और प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं, और टाइप एस सिद्धांत या थ्योरी भी कहते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। जो पावलोव का सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव, आईपी पावलोव जो थे वो रूस के रहने वाले थे। ये मुख्य रूप से शरीर वैज्ञानिक थे और इनका ध्यान गया कि कुत्ते के भोजन के पाचन क्रिया में लार का क्या भूमिका है, इस पर ये अध्ययन करना इन्होंने शुरू किया था। और इनका ये अध्ययन इतना फेमस हुआ, इतना महत्वपूर्ण हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ कि 1904 में इन्होंने इस सिद्धांत के कारण नोबेल का प्राइज़ मिला, जो विश्व का सबसे मशहूर पुरस्कार माना जाता है, श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है, नोबेल। तो आईपी पावलोव जो थे रूस के रहने वाले थे, शरीर वैज्ञानिक थे और कुत्ते के पाचन क्रिया में लार की भूमिका क्या होती है इसका अध्ययन कर रहे थे, जो बहुत ही इनका अध्ययन लोकप्रिय हुआ, जिसके कारण 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, इसे अनुबंधित अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रतिवादी अनुबंधन और अनुबंधन या टाइप एस सिद्धांत के नाम से भी जाना गया। कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। कुत्ते को एक बॉक्स बनवाया, एक ऐसा बॉक्स बनाया, साउंड प्रूफ कमरे में उसको रखा गया। उसमें कुत्ते को बांधा गया। उस बॉक्स में, उस तख्ते में एक तख्ता बनवाया है, उसको तख्ते में बांधा गया कुत्ते को, और कुत्ते के लार ग्रंथि से ऑपरेशन करके एक नली जो थी वो बगल में बीकर रखा गया था, कांच का बीकर में वो लार ग्रंथि से ऑपरेशन करके नली बीकर में डाल दी गई, और जो लार उसका निकलता था वो बीकर में एकत्रित होता था। उन्होंने प्रयोग शुरू किया। तो इन्होंने, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक जिसको CS से कहते हैं, कंडीशन स्टिमुलस, जिसको अनुबंधित कंडीशन स्टिमुलस, जिसको अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। कंडीशन मतलब अनुबंधित, जैसे जिसको कहते हो आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो अनुबंधित उद्दीपक को अस्वाभाविक कंडीशन को कहते हैं, जिसमें जो अस्वाभाविक, जो स्वाभाविक न हो, तो कंडीशन मतलब अनुबंधित। और
अनकंडीशन मतलब स्वाभाविक, ठीक। तो अनुबंधित उद्दीपक यानी CS अनुबंधित उद्दीपक, उनके प्रयोग में क्या था? अनुबंधित उद्दीपक घंटी की ध्वनि थी, अनुबंधित थी। और स्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशन, जिसमें कोई कंडीशन न हो। अनकंडीशन मतलब बच्चे इसी में स्वाभाविक और अस्वाभाविक में। अब वो कहते हैं कि अस्वाभाविक है तो अनकंडीशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अस्वाभाविक मतलब कंडीशन और स्वाभाविक मतलब अनकंडीशन। तो जो इनका स्वाभाविक उद्दीपक था, जिसको US से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो अनकंडीशन स्टिमुलस था। और अनकंडीशन मतलब स्वाभाविक उद्दीपक प्रयोग में था भोजन। अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी की ध्वनि और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन। इसी का अध्ययन वो कर रहे थे। इन्होंने अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी की ध्वनि के साथ स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन को प्रस्तुत किया और देखा कि भोजन से लार में वृद्धि होने लगी। और उसी को उन्होंने पुनर्बलन कहा। भोजन से लार में वृद्धि जो हुई, उसी को उन्होंने पुनर्बलन कहा। ध्वनि से लार ना आने को उन्होंने विलोपन कहा। घंटी की ध्वनि बजाई, प्रयोग में उन्होंने घंटी की ध्वनि बजाई और उससे लार नहीं आई। फिर भोजन गया सामने, जब तब लार आई। तो कुछ समय बाद ये करने लगे कि घंटी की ध्वनि और भोजन, घंटी की ध्वनि कुछ सेकंड बाद भोजन, घंटी की ध्वनि कुछ सेकंड बाद भोजन। ऐसा होने लगा कि जब घंटी की ध्वनि बजती थी तो कुत्ते को ये पता चल जाता था कि अब भोजन मिलेगा। तो जो लार उसके मुंह से घंटी की ध्वनि, जो लार उसके मुंह से भोजन को देखकर आती थी, वो घंटी की ध्वनि से भी आने लगी। घंटी की ध्वनि बजे, लार आने लगे, और भोजन आए तो लार का स्राव तेज हो जाए। तो घंटी की ध्वनि से अब धीरे धीरे जो कुत्ता था वो घंटी की ध्वनि से अनुबंधित होने लगा। जो लार केवल स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन को देखकर आना चाहिए, वो अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी की ध्वनि से भी आने लगा। घंटी की ध्वनि जैसे बजती थी, उसको लगता था कि अभी भोजन आ रहा है, इसलिए उसके मुंह से लार आने लगी। कई बार ये चीज़ें उसने पावलाव ने दोहराई। कुछ समय बाद ये भी देखा कि उल्टा किया उन्होंने। घंटी की ध्वनि बजी यानी कि अस्वाभाविक या अनुबंधित उद्दीपक, जिसको कहते हैं कंडीशन स्टिमुलस। घंटी की ध्वनि बजी, भोजन नहीं गया कुत्ते के सामने। घंटी की ध्वनि बजी, भोजन कुत्ते के सामने नहीं गया। तो पहले घंटी की ध्वनि बजी, लार आने लगी, भोजन नहीं आया। घंटी की ध्वनि बजी, लार आने लगी, भोजन नहीं आया। कुछ समय बाद जब बार बार यही क्रिया दोहराई गई तो घंटी की ध्वनि से कुत्ते के मुंह से लार आनी बंद हो गई। तो पावलाव कहना चाहते थे, उन्होंने कहा कि जो अनुबंधित उद्दीपक होता है, जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, वो बहुत समय तक प्रभावी नहीं रहता है। जैसे हम लोग अपने आप से उदाहरण दें तो हम लोगों के यहाँ, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे दादाजी थे, जब बाज़ार से आते थे तो कुछ ना कुछ लेकर आते थे, ठीक। जब उनके आने का समय होता था तो हम लोग दौड़ कर उनके पास पहुंच जाते थे, कुछ ना कुछ हम लोगों को खाने पीने की चीज़ बाज़ार से लेकर आते थे, देते थे, ठीक। जैसे जाते थे दौड़ जाते थे। लेकिन कुछ दिन के बाद एक बार वो नाराज़ हो गए, तो धीरे धीरे वो 2-4 दिन गए लेकिन लाए कुछ नहीं। तो धीरे धीरे बच्चे उनके पास जाना कम कर दिए कि हाँ आए हैं लेकिन लाए तो कुछ होंगे नहीं, इसलिए जाने का कोई मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम अनुबंधित जो उद्दीपक होता है वो बहुत समय तक प्रभावी नहीं रहता है। स्वाभाविक उद्दीपक जो होता है वो हमेशा प्रभावी रहता है। यही प्रयोग उन्होंने कुत्ते पर किया था। अब इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला उसकी हम चर्चा करते हैं कि पावलाव के प्रयोग के निष्कर्ष क्या थे। तो एक बार पुनः ये देख लें हम कि अधिगम का जो सिद्धांत था पावलाव का, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत उसी को कहा गया। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत भी पावलाव के सिद्धांत को कहा गया। पावलावियन सिद्धांत भी पावलाव के सिद्धांत को कहा गया। अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत जो था इसको भी पावलाव का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत को भी कहा गया। प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत भी इसको कहा गया। इसके साथ साथ टाइप एस थ्योरी या टाइप एस सिद्धांत भी इसको कहा गया। इतने नामों से
थार्नडाइक के पावलोव के सिद्धांत को इतने नामों से हम जानते हैं, इतने प्रमुख नामों से जानते हैं, इसमें कोई भी नाम बदल के आ जाता है तो हम कई जगह इसको पुनर्बलन या प्रबलन का सिद्धांत कहा गया, लेकिन पुनर्बलन और प्रबलन का जो सिद्धांत है वो हल्का था। तो इसके जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे वो आईपी पावलोव थे, जो रूस के थे, शरीर वैज्ञानिक थे, और इन्होंने भोजन के कुत्ते के भोजन के पाचन में लार की भूमिका क्या होती है इस पर अध्ययन किया। और इनका ये अध्ययन जो ये सिद्धांत था इतना फेमस हुआ कि 1904 में इनको इसके इस सिद्धांत के लिए, इस अध्ययन के लिए इनको नोबेल का पुरस्कार मिला। ठीक, इन्होंने अनुबंधित उद्दीपक यानी कि घंटी की ध्वनि जो थी अनुबंधित उद्दीपक थी, या इसको अस्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हो, कंडीशनड स्टिमुलस, और जो स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस जो था यूएस, जिसको प्रस्तुत करते हैं यूएस से, यानी भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और घंटी की ध्वनि अस्वाभाविक उद्दीपक थी। ठीक, दूसरे शब्दों में कई जगह लिखा मिलता है, तो उसी को जो अस्वाभाविक उद्दीपक होता है उसी को अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं, और जो स्वाभाविक उद्दीपक होता है उसी को अनुबंधित उद्दीपक के नाम से जानते हैं। ठीक, इसी का वो अध्ययन कर रहे थे। जो प्रयोग उन्होंने किया उसको हमने संक्षिप्त रूप से आपको बताया है। अब इस प्रयोग के निष्कर्ष क्या निकले इस पर हम चर्चा करते हैं। पावलोव के प्रयोग का निष्कर्ष, पावलोव के प्रयोग का निष्कर्ष। पावलोव के प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष पर हम चर्चा करेंगे। पहला निष्कर्ष था पावलोव कहते हैं कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक को किससे कहा गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनड स्टिमुलस, किसी स्वाभाविक उद्दीपक जिसमें कोई कंडीशन ना हो। ठीक, ये जान लो, किसी स्वाभाविक उद्दीपक को हम यूएस अनकंडीशनल स्टिमुलस से प्रस्तुत करते हैं। किसी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। ठीक, स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। यूएस मतलब अनकंडीशनल स्टिमुलस के लिए, स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया। यू मतलब अनकंडीशन रिस्पॉन्स मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो इसमें हम नोट भी कर लेते हैं कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया कहते हैं, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया कहते हैं। सहज क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। तो पहला निष्कर्ष क्या निकाला उन्होंने कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के लिए स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, जिसे मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया कहते हैं। ठीक, स्वाभाविक उद्दीपक जिसको अनकंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं, और स्वाभाविक अनुक्रिया जिसको अनकंडीशनल रिस्पांस कहते हैं। ठीक, तो स्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, जिसी को मनोविज्ञान की भाषा में सहज क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रयोग में उनके स्वाभाविक उद्दीपक क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी पावलोव के प्रयोग में, स्वाभाविक अनुक्रिया जो थी वो लार आना था। भोजन देखकर लार आना, भोजन स्वाभाविक उद्दीपक था और लार आना भोजन देखकर स्वाभाविक अनुक्रिया थी। ठीक, ये पहला निष्कर्ष था। फिर दूसरा निष्कर्ष था उनका, दूसरा निष्कर्ष जो निकाला उन्होंने अपने प्रयोग में कि किसी भी अस्वाभाविक
अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक क्या था? CS, अस्वाभाविक यानी कि कंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनड स्टिमुलस, ठीक, जिसको हम अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। अस्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक भी कहते हैं। तो किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक, दूसरा क्या था कि किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक यानी CS और स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक यानी US, किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक, किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत करने से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत करने से स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, ठीक। किसी भी अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक को एक साथ प्रस्तुत करने से स्वाभाविक अनुक्रिया यानी कि UR होती है, ठीक, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। जैसे प्रयोग में क्या किया कि घंटी की ध्वनि और भोजन दोनों साथ जब कुत्ते के सामने गया तो लार आई, जो क्रिया हुई वो। अब CS मतलब CS मतलब घंटी की ध्वनि, US मतलब भोजन, और ये क्या हुआ? लार। अनकंडीशनल रिस्पांस क्या हुआ? लार, ठीक। फिर तीसरा निष्कर्ष इन्होंने निकाला, नंबर 3 जो था वो स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तीसरा निष्कर्ष जो पावलोव ने कहा कि स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक मतलब US, अनकंडीशनल स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक को US को अनुबंधित उद्दीपक यानी कि CS से रिप्लेस किया जा सकता है। तीसरा निष्कर्ष क्या है कि स्वाभाविक उद्दीपक को अनुबंधित उद्दीपक से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। प्रतिस्थापित जिसको अंग्रेजी में हम रिप्लेस करते हैं। तो पावलोव ने क्या किया कि भोजन को घंटी की ध्वनि के साथ रिप्लेस कर दिया, यानी कि भोजन को जो घंटी की ध्वनि थी उसके साथ रिप्लेस कर दिया, भोजन वहाँ हटा दिया और घंटी की ध्वनि को भोजन के स्थान पर रिप्लेस कर दिया, ठीक। या RCR, ठीक, कंडीशनल रिस्पांस यानी कि कंडीशनल रिस्पांस, ठीक। पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक तथा अनुबंधित अनुक्रिया के बीच, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक यानी कि CS तथा अनुबंधित अनुक्रिया CR, कंडीशनल रिस्पांस, पावलोव ने CS तथा CR यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक अनुक्रिया यानी अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने को अनुबंधित प्रत्यावर्तन, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने को
अनुबंधित प्रत्यावर्तन यानी कि कंडीशनड रिफ्लेक्स की संज्ञा दी। अनुबंधित प्रत्यावर्तन की संज्ञा दी। ठीक, पावलोव ने अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया, अनुबंधित उद्दीपक क्या था? घंटी की ध्वनि, और घंटी की ध्वनि से जो अनुक्रिया हुई, लार आई, वो अनुबंधित रिस्पांस था। तो अनुबंधित अनुक्रिया और अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होने को अनुबंधित प्रत्यावर्तन, अनुबंधित प्रत्यावर्तन यानी कि कंडीशन रिफ्लेक्स की संज्ञा दी। कंडीशन रिफ्लेक्स की संज्ञा दी। अब जो भोजन को देखकर जो कुत्ते के मुंह से लार आती थी, वो घंटी की ध्वनि से भी लार आने लगी। ठीक, फिर अब चौथा जो निष्कर्ष निकाला उन्होंने, चौथा निष्कर्ष निकाला जो पावलोव ने अपने सिद्धांत के आधार पर, वो था कि अनुबंधित उद्दीपक कुछ समय तक ही प्रभावित रहता है। अनुबंधित उद्दीपक कुछ समय तक ही प्रभावित रहता है। जैसे प्रयोग में क्या हुआ, CS से CR, जब थॉर्नडाइक ने क्या किया, पावलोव ने क्या किया कि घंटी की ध्वनि बजाई, भोजन नहीं गया। घंटी की ध्वनि बजाई, ध्वनि आई, भोजन नहीं दिया। घंटी की ध्वनि आई, भोजन नहीं दिया। घंटी की ध्वनि आई, भोजन नहीं दिया। कई बार जब ऐसा दोहराया गया तो धीरे धीरे कुत्ते के मुंह से लार आना बंद हो गया। यानी कि घंटी की जो ध्वनि जो थी वो अस्वाभाविक उद्दीपक था, अनुबंधित उद्दीपक था, और उससे जो लार आ रही थी वो अनुबंधित अनुक्रिया थी। तो अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधित अनुक्रिया जो है वो बंद हो गई। घंटी की ध्वनि से फिर धीरे धीरे लार आना बंद हो गया। ठीक, यही चीज़ कहते हैं कि जो अनुबंधित उद्दीपक होता है वो बहुत समय तक प्रभावी, जैसे किसी से पैसे ले लो, ठीक, कह दो कल दे देंगे, कल जाए, अच्छा कल दे देंगे, तो इससे क्या होगा कि वो आपके बात बहुत समय तक प्रभावी नहीं रहेगी। ठीक, तो यही चीज़ है कि अनुबंधित उद्दीपक जो होता है, पावलोव ने कहा, वो बहुत समय तक प्रभावी नहीं रहता है। जैसे घंटी की ध्वनि से लार आना धीरे धीरे बंद हो गया। ठीक, अब ये निष्कर्ष निकाला था उन्होंने। फिर हम बात करते हैं कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं। पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं इस सिद्धांत की? ठीक, पहली विशेषता है कि यह संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित है। छोटे बच्चे प्रायः इसी रूप में सीखते हैं। ये संबद्ध सहज क्रिया पर आधारित है, छोटे बच्चे प्रायः इसी से सीखते हैं। ठीक, दूसरी विशेषता है कि अनुबंधन और पुनर्बलन पर यह सिद्धांत बल देता है, और पुनर्बलन से सीखने की गति तीव्र होती है। अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है, पुनर्बलन से सीखने की गति बढ़ती है। तीसरी विशेषता है कि बच्चों की बुरी आदतों के जगह पर अच्छी आदतें रिप्लेस कर दी जाती हैं। इस सिद्धांत के द्वारा बुरी आदतों के जगह पर अच्छी आदतें रिप्लेस कर दी जाती हैं। ठीक, जैसे एक नेट में कभी क्वेश्चन आया था, नेट का क्वेश्चन था, हम देख रहे हैं यूजीसी नेट जो होता है, उसमें एक क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति है, ये अब जानकारी के लिए आप लोगों के लिए है, कि एक व्यक्ति है वो अपनी खेत की रखवाली के लिए खेत में एक पुतले की स्थापना करता है। एक पुतला जैसे बना के खेत में कपड़े बड़े पहना के बीच में खेत में खड़ा कराते हैं, गाड़ आते हैं डंडे में, तो पुतले को स्थापित कर देता है।
ये अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहा है? तो ये अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन यानी पावलोव के सिद्धांत को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने व्यक्ति की जगह पर पुतले को रिप्लेस कर दिया। जानवर जब आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वहाँ वो व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति की जगह पर पुतले को रिप्लेस कर दिया गया है। ठीक, तो ऐसे ही बच्चों की बुरी आदतों को अच्छी आदतों में रिप्लेस कर दी जाती हैं। जैसे मम्मी कहती हैं कि जाओ मंजन ब्रश कराओ तब नाश्ता मिलेगा, मंजन ब्रश कराओ तब नाश्ता मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि बच्चे मंजन ब्रश करके आते हैं, फिर नाश्ता मिल जाता है। ठीक, अब धीरे धीरे करके वो मंजन ब्रश करना उनकी आदत में हो जाती है, तो फिर ये बताने की ज़रूरत नहीं होती है। अक्सर हम घरों में बच्चों के साथ इस सिद्धांत का पालन करवाते हैं, कहते हैं कि नंबर अच्छे ले आओगे एग्ज़ाम में तो तुमको ये चीज़ ला कर दे देंगे। अब पहले तो एक पुनर्बलन यानी पुनर्बलन भी इसको कह सकते हो, पुरस्कार भी कह सकते हो। पहले तो बच्चे लालच में उस चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं, धीरे धीरे करके मेहनत करने की उनकी आदत पड़ जाती है, तो बिना लालच के भी वो मेहनत करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ठीक, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। शिक्षा में फिर विशेषताओं के बाद इसकी बात करते हैं कि शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। शिक्षा में उपयोगिता, शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है? तो शिक्षा में उपयोगिता की अगर हम बात करते हैं तो पहली उपयोगिता है कि क्रिया, अनुबंधन और पुनर्बलन पर बल देता है। ये करके सीखने, एक दूसरे से जोड़कर बांड करके सीखने और पुनर्बलन पर बल देता है। दूसरी उपयोगिता है कि विषयों के शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन के लिए पुरस्कार और दंड के प्रयोग पर बल देता है। विषयों के शिक्षण साधनों के प्रयोग और अनुशासन के लिए पुरस्कार एवं दंड के प्रयोग पर यह बल देता है। तीसरी उपयोगिता है इसकी, ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा ऐसे विषयों को सरलता से पढ़ाया जा सकता है जिसमें बुद्धि, चिंतन और तर्क की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, चौथी उपयोगिता है कि बुरी आदतों की जगह पर अच्छी आदतें प्रतिस्थापित यानी रिप्लेस की जा सकती हैं तथा भय आदि मानसिक रोगों का भी इसके द्वारा इलाज किया जाता है। मानसिक रोगों को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक, और पांचवी है कि सामाजिकरण। पांचवी उपयोगिता है कि सामाजिकरण सरलता से किया जा सकता है। बच्चों में सामाजिकरण सरलता से किया जा सकता है। तो ये जो शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की हमने चर्चा की। इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आया है, नेट में ही आया है क्वेश्चन, कि किस तरह से पावलोव का सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। कहाँ पर पावलोव का सिद्धांत थार्नडाइक के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो जब हम बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करते हैं तो पावलोव का जो सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसमें घंटी की ध्वनि, भोजन की जगह घंटी की ध्वनि को रिप्लेस कर दिया गया, घंटी की ध्वनि से लार आ रही थी। ऐसे ही थार्नडाइक के सिद्धांत नहीं, थार्नडाइक के 3 गौड़ और 3 प्रमुख और 5 गौड़ नियमों की तरफ हम जब जाते हैं, 3 प्रमुख और 5 गौड़ नियमों की तरफ, तो गौड़ नियमों में एक है साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम जिसमें थार्नडाइक प्रयोग करते हैं, एक रस्सी में मछली बांधते हैं और बिल्ली के सामने जब उसको करते हैं उसके बाद स्टैंड अप बोलकर ऊपर कर लेते हैं, तो बिल्ली उसको प्राप्त करने के लिए अपने पीछे के पैरों पर खड़ी होकर उसको प्राप्त करने का प्रयास करती है। स्टैंड अप ऊपर कर लेते थे। तो वो स्टैंड अप शब्द से कुछ दिन बाद मछली नहीं भी होती थी, तब जब थार्नडाइक स्टैंड अप बोलते थे तो बिल्ली अपने पीछे के पैरों पर खड़ी हो जाती थी। तो वो वहाँ जाकर पावलोव का सिद्धांत और थार्नडाइक का सिद्धांत वहाँ जाकर मिल रहा है। ठीक, तो ये पावलोव का सिद्धांत था। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, पीजीटी, एजुकेशन और नेट की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।